हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैंडर एकेडमी। हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स हमने स्टार्ट किया था जिसमें अब तक हम 4 टॉपिक जो है डिस्कस कर चुके हैं। मतलब 4th टॉपिक हमारा चल रहा है मेगालिथिक कल्चर, जो आज कंक्लूड होने वाला है। आज हमारा मेगालिथिक कल्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 29 है और अगर देखा जाए तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे। अभी तक देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया है। अभी तक हमने डिस्कस किया है फर्स्ट टॉपिक, मतलब फर्स्ट टॉपिक जो मेगालिथिक कल्चर वाला टॉपिक है, इसमें जो सब टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्चर एंड फार्मिंग कल्चर आउटसाइड द इंडस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने कम्युनिटी लाइफ को डिस्कस किया था, सेटलमेंट पैटर्न किस तरीके से था वो डिस्कस किया था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, पॉटरी, यहाँ तक हम कम्प्लीटली देख चुके हैं। आज जो होगा हमारा वो होगा आयरन इंडस्ट्री के बारे में, और जो बचा खुचा टॉपिक है जैसे कि पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल लाइफ वगैरह, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेगालिथिक पीपल, फिर लीगेसी मतलब कंटिन्यूटी ऑफ मेगालिथिक कल्चर, और आयरन इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयरन इंडस्ट्री। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इन वीडियोज़ की PDF चाहते हो, अगर आप बाकी जितनी भी अपडेट्स होती है आपकी जो सिविल सर्विस है उससे रिलेटेड, जैसे कि नोटिफिकेशन या फिर और भी जैसे बुक्स वगैरह हो गया, PPT हो गए, अगर आपको इन सारे अपडेट्स अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे, मतलब देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ तो पॉलिटिकल जो लाइफ है ना मेगालिथ्स की, ये किस तरीके की थी। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सोसाइटी थी, पॉलिटिकल लाइफ समझने के लिए थोड़ा सोसाइटी समझना जरूरी होता है। तो जो सोसाइटी थी ना मेगालिथिक जो लोग थे इनकी, यहाँ पे एक तरह की पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन सोसाइटी किस तरीके की थी, जो सोसाइटी थी यहाँ पे इनइक्वालिटी थी, हमने देखी थी, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, ये भी हमने देखा था। कुछ मेगालिथ्स ऐसे थे जो काफ़ी जिजेंटिक थे, काफ़ी मतलब बड़े बड़े थे, काफ़ी एस्थेटिक उनके वैल्यूज थे, और काफ़ी रेयर आर्टिफैक्ट्स उनमें हमें मिले थे। कुछ ऐसे सोसाइटी मतलब कुछ ऐसे मेगालिथ्स थे जो स्मॉल थे और वहाँ पे हमें जो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती है जो कि कॉमन लोग इस्तेमाल करते हैं वो मिली थी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि समाज जो था वो एक तरीके से वहाँ पे इनइक्वालिटी थी। और अगर समाज में इनइक्वालिटी थी मतलब कि वहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ तो जरूर होगी। पॉलिटिक्स जहाँ पे आता है वहाँ पे इनइक्वालिटी आती है। लेकिन जो मेगालिथिक पीरियड है ना, यहाँ पे जो पॉलिटिकल लाइफ थी वहाँ पे न तो आपको कोई मोनार्कियल सिस्टम देखने को मिलेगी, मतलब कोई राजा महाराजा नहीं था, और न वहाँ पे फुल फ्लेज रिपब्लिकन सिस्टम डेवलप हुई थी। रिपब्लिकन सिस्टम मतलब कि जहाँ पे लोग अपना लीडर जो है चुनते थे, इसको कहते हैं हम रिपब्लिकन सिस्टम। तो दोनों में से कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं थी फुल फ्लेज डेवलप। लेकिन रिपब्लिकन सिस्टम जो थी ना, इसमें एक और सिस्टम आती है जो कि थोड़ी मतलब अर्ली एज में होती है, उसे हम कहते हैं चीफडम्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, चीफडम्स। तो ये चीफडम वाले स्टेट थे। चीफडम मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जो ग्रुप है ना, ग्रुप का लीडर जो इलेक्ट करते हैं टू लीड द ग्रुप। लेकिन ये परमानेंट लीडर नहीं होता, ये सिर्फ किसी अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन होती है जैसे वार वगैरह हो गया, या फिर किसी भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में या फिर वक्त पे लीड करता है। तो ये होता है चीफडम। जैसे कि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया या फिर वॉर लाइक सिचुएशन। तो जब आपके मोनार्कियल सिस्टम आने से पहले चीफडम हुआ करते थे। कुछ ऐसे स्टेट थे महाजनपद के दौरान, वो भी चीफडम ही थे, कुछ ऐसे स्टेट। और फिर बाद में कुछ रिपब्लिकन बने और फिर आपको मोनार्कियल सिस्टम डेवलप होती हुई दिखेगी। तो वो हम देखेंगे अभी महाजनपद वगैरह में जब पढ़ेंगे। अभी तो हमें काफ़ी वक्त है उसको, अभी आर्यन्स वगैरह के बारे में पढ़ना है हमें। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा 5th टॉपिक, तो देखेंगे। तो पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके की थी, तो एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो चीफडम स्टेट ये थे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि बट द डिफरेंस इन द साइज ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड नेचर ऑफ ग्रेव गुड्स दैट वी हैव फाउंड क्लियरली सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी या फिर पॉलिटिकल पावर व्हिच हैड अ डिफरेंट स्टेटस एंड रैंकिंग इन सोसाइटी। तो इससे में मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि वहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ ही मतलब पॉलिटिकल लाइफ थी, तो आप सीधा बोल सकते हो कि वहाँ पे कुछ आपको मॉन्यूमेंट्स ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसे ग्रेव्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ऐसे कुछ गुड्स मिले हैं जो डिफरेंट थे बाकी ग्रेव गुड्स से, या फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स थे वो बाकी से डिफरेंट थे। जैसे कि मैंने बोला था कुछ मॉन्यूमेंट जो थे काफ़ी बिगर इन साइज थे, कुछ मॉन्यूमेंट काफ़ी स्मॉलर साइज थे। तो इससे पता चलता है कि सोसाइटी में जो लोग ज़्यादा प्रिविलेज होंगे उनके लिए जो मॉन्यूमेंट बनाए जाते थे उनकी कुछ एस्थेटिक वैल्यूज़ थी, कुछ बिगर होते थे, कुछ स्मॉल होते थे जो कॉमन लोग इस्तेमाल करते थे। कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जहाँ पे आपको
ऐसे गुड्स मिल रहे हैं, ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं जो कि गोल्ड सिल्वर से बने हैं, जो कि रेयरली मिलते थे, तो वो बड़े लोगों के होंगे, बड़े लोग मतलब कि रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और बाकी तो आम लोगों के भी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ जो थी ना वो थी, क्योंकि इनइक्वालिटी मतलब अब जहाँ पे इनइक्वालिटी मतलब जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम आती है ना, पॉलिटिकल सिस्टम में इनइक्वालिटी आती है। ओके, कुछ लोग बड़े होंगे, कुछ लोग छोटे होंगे। तो जो लार्ज या फिर ह्यूज मॉन्यूमेंट जो बनाए गए थे, जहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंशियल मैनुअल लेबर की जरूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे लेबर की जरूरत होती है, तो ये हमें बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल पावर वहाँ पे थी, क्योंकि इनको फिर डायरेक्ट कौन करेगा। तो ये हमें बताता है कि जो ब्यूरिड पर्सन है उसका कैसे था। तो काफ़ी सिंपल है पॉलिटिकल लाइफ समझना मेगालिथिक कल्चर की, मतलब मेगालिथिक पीपल्स की। सबसे पहले तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये चीफ्सडम वाले स्टेट थे, ना तो ये फुल फ्लेज मोनार्कियल लोग थे, ना तो रिपब्लिकन सिस्टम वहाँ पे डेवलप हुई थी, लेकिन ये चीफ्सडम थे, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे लीडर वगैरह जैसा होता था, लेकिन वो इलेक्टेड होता था। और अगर आपको एविडेंस देने हैं, अगर आपको पूछा जाए कि क्या रीज़न है, किस बेसिस पे आप बोल रहे हो, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि वहाँ पे कुछ जो मेगालिथ्स थे वो काफ़ी बड़े थे साइज़ में, और उन मेगालिथ्स में हमें रेयर ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर से बनी हुई चीज़ें, और बाकी जो मोनूमेंट्स है या फिर मेगालिथ्स है वो स्मॉल थे, काफ़ी कॉमन थे, जैसे कि हमने देखा था सर्कल वाले जो थे ना, सर्कल में रखे जाते थे पत्थर छोटे छोटे। और वहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, जो आर्टिफैक्ट्स, जो गुड्स मिले हैं, वो काफ़ी कॉमन थे, आम लोगों के थे। तो इस बेसिस पर आप बोल सकते हैं कुछ लोग प्रिविलेज थे, कुछ लोग जो थे वो अंडर प्रिविलेज थे, या फिर सोसाइटी के जो पुअर या फिर निचला वाला तबका होता है वो वहाँ से बिलोंग करते थे। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है। और आप इस बेसिस पे भी बोल सकते हो कि ये जो लोग थे ना वो क्या थे, मतलब चीफ्डम स्टेट को फॉलो करते, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी थी वो एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे कोई लोग जो थे ना अभी भी चालकोलिथिक न्यूलिथिक फेज से ज़्यादा दूर नहीं थे ना। न्यूलिथिक फेज आपका ख़त्म हो रहा है अराउंड 5 मतलब 10,000 BC से चला वो, और 4 to 6,000 BC तक खत्म हुआ, फिर चालकोलिथिक स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ना, 3,000 साल का फर्क है। 3,000 साल में कहाँ डेवलपमेंट होगी इतनी। तो ट्राइबल सोसाइटी थी, और ये एंथ्रोपोलॉजिकल रिसोर्सेज के मतलब एविडेंस के बेसिस पे आपको पता चला। तो काफ़ी सिंपल ये टॉपिक था पॉलिटिकल लाइफ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लीगेसी। अभी लीगेसी मतलब क्या, तो जो कंटिन्यूटी है, मेगालिथिक कल्चर आज भी आपको कहीं भी जगह पे जो है ना वो देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे आपको नीलगिरी के तोड़ा ट्राइब मेगालिथ्स जो है ना वो आज भी इस्तेमाल करते हैं। फिर जो एमपी में जो मारिया गोंड है, बुंडूस ऑफ उड़ीसा, और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है यहाँ पे आपको खासी और नागाज जो है ये लोग देखने को मिलेंगे, जो आज भी मेगालिथ्स जैसे मेगालिथिक कल्चर के लोग जिस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं वही प्रैक्टिस ये फॉलो करते हैं। तो ये है लीगेसी, ये है उनकी कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लीगेसी। वो आपको समझ में आ गया, तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ सोर्सेज टू स्टडी मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर को स्टडी करने के लिए ना काफ़ी सोर्सेज स्केयर है, मतलब लिमिटेड है। स्केयर मतलब कि रेयर है या फिर लिमिटेड है ना। तो बिगेस्ट हर्डल तो यही है टू स्टडी मेगालिथिक पीरियड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज। अभी जो मेगालिथ्स है ये तो हमें कुछ बताएंगे नहीं, ये तो बोल नहीं सकते ना, पत्थर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो इसकी अपनी लिमिटेशन है मेगालिथ्स की। लेकिन फिर भी मेगालिथ्स में जो हमें मिला या फिर जो मेगालिथ उस बेसिस पे हमने काफ़ी कुछ जो है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे जो तर्क वितर्क होते हैं, इन्फ्रेंस एंड प्रोडिक्शन के बेसिस पे हमने काफ़ी कुछ जो है थेरी जो है बनाई है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल लाइफ इवॉल्व थी, सोसाइटी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके से थी, सोसाइटी में इनइक्वलिटी थे, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। किस बेसिस पे, हमने इसी बेसिस पे बोला ना कि मेगालिथ्स कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। कुछ मेगालिथ्स में आपको जो ग्रेव गुड्स मिलेंगे वो रेयर आर्टिफैक्ट्स है, जैसे गोल्ड और सिल्वर से बनी हुई, कुछ में कॉमन मिलेंगे। तो इस बेसिस पे आप अभी वो तो नहीं बता रहे, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा है ना कि ऐसा ही होता होगा। तो इन्फरेंस एंड प्रेडिक्शन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो मेगालिथ्स थे ना, मतलब मेगालिथ सोसाइटी थी वो किस तरीके से थी। लेकिन इसके अपने लिमिटेशंस है ना, क्योंकि हमें सब कुछ तो पता नहीं चल रहा। क्योंकि अगर लिखा हुआ होता तो हम बोल भी सकते थे। महाजनपद के बाद का जो पीरियड है या फिर आर्यंस के बाद का जो पीरियड है ना, इसके बारे में हम मतलब एकदम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ काफ़ी है। तो लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द आर्कियोलॉजी, तो फिर लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजी जो सोर्सेज है वो एक दूसरे को कोरैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते, कंफर्म करते, क्रॉस चेक करते, तो वहाँ से हम फिर एकदम श्योर शॉर्ट बोल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है आपके आर्यंस के आने के पहले तक कि रिटर्न सोर्सेज नहीं है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में रिटर्न सोर्सेज है, तो वहाँ पे हम उनको अभी तक जान नहीं पाए, उनको पढ़ नहीं पाए, उनको डिसिफर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कुछ संगम लिटरेचर बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं आज कुछ मतलब ढंग से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, संगम लिटरेचर जो है ना, यहाँ पे कुछ आपको रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे मेगालिथिक पीरियड के बारे में। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि संगम लिटरेचर जो है
वो लैटर फेज में स्टार्ट, मतलब जो आपका मेगालिथिक कल्चर का लैटर फेज है ना, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो संगम एज मेगालिथिक कल्चर खत्म होने के बाद का है। तो फिर हम कैसे विश्वास कर ले, और या फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि संगम लिटरेचर जो है उसके बाद का है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये ऑथेंटिकेट होगा और इनको सब कुछ पता होगा। तो ये एक जो है यहाँ पे लिमिटेशन है। और कुछ जो एविडेंसेस हमारे बेस पे हमारे पास है वो है वर्टिकल डिगिंग के बेसिस पे। तो 3 तरीके के एविडेंसेस है, एक तो हम खुद इन्फ्रेंस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेगालिथ, तीसरा है संगम लिटरेचर, और चौथा है वर्टिकल डिगिंग से। तो लेकिन इनके अपने लिमिटेशंस है। तो ये हमारा मेगालिथिक कल्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कवरी ऑफ आयरन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आया नहीं है और आ सकता है, 100% आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया है, सिलेबस चेंज होने के बाद में तो क्वेश्चन आने वाला है। तो देखते हैं अभी आयरन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, क्या होता है आयरन एज, कब आयरन एज स्टार्ट हुआ था, आयरन की खोज हुई क्यों, लोग अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके, तो फिर आयरन की ज़रूरत क्या महसूस हुई, फिर आयरन का डेवलपमेंट हुआ, उसके क्या इम्पैक्ट हुए वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन 2 मिनट हो गया। अभी देखो, हमें पता है कि पूरी दुनिया में आयरन एज जो स्टार्ट होता है वो ब्रॉन्ज और कॉपर एज के बाद में हुआ है। जाहिर सी बात है कि कॉपर एज चालकोलिथिक पीरियड 5 to 6000 BC के आसपास, और ब्रॉन्ज एज मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन 2000 BC के आसपास, मतलब सेकंड मिलेनियम BC। और आयरन एज उसके बाद में मतलब फर्स्ट मिलेनियम BC में स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट मिलेनियम BC मतलब कि 1000 BC के बाद का पीरियड जो है ना, वहाँ पे आयरन एज वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और आयरन का यूज, आयरन के इम्प्लीमेंट सब हमें अराउंड 8 to 900 BC के बाद में देखने को मिलेंगे, टोटली पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब फैले हुए। तो सवाल ये है कि जो ट्रांजिशन हुआ है, ये जो ट्रांजिशन है ना, ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, इससे रिगार्डिंग काफ़ी सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये जो आयरन स्मेल्टिंग जो है ना, ये एक्सीडेंटल थी, मतलब लोग जानबूझ के उन्होंने टेक्नोलॉजी उनको पता लगी, या फिर बस जब वो कॉपर और ब्रॉन्ज की स्मेल्टिंग करते तो एक्सीडेंटली उन्होंने इसकी खोज कर ली। तो खोज जो है वो एक्सीडेंटल है, या फिर एकदम उनको पता था सब, उन्होंने जानबूझ के किया, ज़रूरत थी। उसके बाद सवाल ये है कि क्या ये प्लान था या फिर स्लो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है, मतलब ये प्लान थी या फिर स्लो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद जो कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा वक्त से, तो क्या ज़रूरत थी इनको कि इन्होंने फिर आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आयरन टूल्स वगैरह इन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो इन सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इनमें ये यही है कि जो इंडियन कम्युनिटीज़ है, इनको कैसे पता चला आयरन के बारे में, और क्या इनकी जो टेक्नोलॉजी थी आयरन वगैरह, आयरन स्मेल्टिंग की, क्या ये इंडिजिनस थी या फिर इन्होंने उधार ली थी कि बाहर के लोगों से, फॉरेन वगैरह से, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्या था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें 3 थेरीज को बेसिकली डिस्कस करना है आयरन स्मेल्टिंग के रिगार्डिंग, क्या ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुई थी या नहीं हुई थी, इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले थेरी तो है कि थेरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन। कुछ कुछ होते हैं ना, बोलते हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से आयरन स्मेल्टिंग वगैरह होती है। और यही हमने डिस्कस किया था कि जब हमने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी फॉरेन था, इंडिजिनस था, तो वो तब हमने डिटेल में डिस्कस किया था और प्रूव किया था, साबित किया था, मतलब हमने नहीं, हिस्टोरियन ने, कि 90% तो हमें अभी बिलीव हो चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इंडिजिनस है, देसी है। तो इसी तरीके की आयरन टेक्नोलॉजी, आयरन स्मेल्टिंग जो है वो इंडियन है या फिर फॉरेन ओरिजिन के, सब देखने वाले आप। सेकंड जो थेरी है वो ये है कि इंडो आर्यन ओरिजिन, इंडो आर्यन लोग मतलब आर्यन से लेके आए, ये भी बकवास थेरी, इसमें कोई दम नहीं है। थर्ड थेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आयरन का जो इस्तेमाल स्टार्ट हुआ था ये ग्रेजुअल था और इंडिजिनस था इन ओरिजिन, मतलब आयरन हमें पता था, हमने खोजा, सब कुछ हमने किया, हम ही क्रेडिट दो, बाकी किसी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। तो 3 थेरीज है यहाँ पे, तीनों थेरीज हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले थेरी जो है थेरी ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। अभी देखो, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाली जो थेरी ना, इनका ऐसा मानना है कि जो आयरन की जो खोज हुई थी या फिर आयरन स्मेल्टिंग की जो खोज हुई थी ना, वो इंडिया के लोगों ने की थी, इन्होंने वेस्टर्न जो लोग थे इनको कॉपी किया, या तो लोग वहाँ से आए इनको सिखा के, या फिर ये वहाँ पे गए और सीख गया, या फिर वहाँ से सीधा लोग यहाँ पे। 3 पॉसिबिलिटी इन्होंने बताइए। एक, सबसे पहले तो आइडिया ट्रांसफर हुई, या तो वेस्टर्न लोग यहाँ पे आए होंगे या फिर ये वेस्टर्न लोगों से सीख के आए होंगे, कुछ लोग लाए होंगे ना और फिर उनको सिखा दिया। दूसरी थेरी ये है कि माइग्रेशन हुआ था, वेस्टर्न वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो देखते हैं अभी ये टेक्नोलॉजी, मतलब जो आर्गूमेंट दी जाती है कि जो आयरन मेटलर्जी है वो वेस्टर्न लोगों ने ही इनको, इंडियंस को सिखाई है, या सही है या नहीं है।
तो अर्ली जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, अभी जाहिर सी बात है कि ये जो थ्योरी होगी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाली, ये कॉलोनियल हिस्टोरियन से देंगे। कॉलोनियल हिस्टोरियन मतलब जो ब्रिटिश वगैरह थे ना हिस्टोरियन, वो उनका ऐसा कहना है कि आयरन जो था वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था वेस्ट, मतलब वेस्ट नहीं मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में। तो आयरन मेटलर्जी जो टेक्निक है ना, ये ऐसा माना जाता है काफ़ी लंबे समय से कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और इसको इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है आयरन टेक्नोलॉजी, आयरन स्मेल्टिंग, आयरन मेटलर्जी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी डिफिकल्ट है, ये इंडियंस के समझ में नहीं आने वाली, ऐसा इनका कहना था। ऐसा इनका कहना था। अभी ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो मेटलर्जी है, आयरन जो स्मेल्टिंग है, ये इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या। तो हम थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ अभी कि आयरन स्मेल्टिंग होती कैसे है। यहाँ पे मैंने वो स्लाइड्स में ऐड नहीं किया, लेकिन मैं बताता हूँ ओरली, आपको सुनना मैं डिक्टेट करता हूँ। देखो अभी आयरन स्मेल्टिंग या फिर स्मेल्टिंग होती कैसे है, और आयरन स्मेल्टिंग क्यों इतना डिबेटेबल इशू है, क्योंकि आयरन मतलब इतना क्या है उसमें कि ये बोल रहे हैं कि आयरन स्मेल्टिंग इंडिया के लोग कर ही नहीं सकते खुद से, उनको बाहर से ही आइडिया मिले है। तो देखो अभी होती क्या है, मतलब सॉरी होता क्या है, जो स्मेल्टिंग होती है ना, स्मेल्टिंग, तो जब कॉपर स्मेल्ट होता है ना, कॉपर तो वो होता है अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे स्मेल्ट होता है। स्मेल्ट मतलब कि अभी जैसे स्मेल्टिंग करने के लिए हमें क्या क्या लगता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके लिए लगेगा हमें सबसे पहले फर्नेस, मुझे पता नहीं आज क्या हो गया है, अलग अलग वर्ड्स नहीं कर रहे, मिस प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले लगता है फर्नेस, उसके बाद लगता है फ्यूल, क्योंकि टेम्परेचर कहाँ से आएगा, फ्यूल से आएगा ना, फॉसिल्स वगैरह से। फ्यूल्स मतलब कुछ ना कुछ होगा, ऑक्सीजन गैस या फिर चारकोल, कोयला वगैरह, लक्कड़ मतलब टिम्बर, वुडन टिम्बर वगैरह, तो ये सब लगता है। तो कॉपर स्मेल्ट होता था, कॉपर स्मेल्टिंग चालकोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुई थी। अभी देखो ये लोग कह रहे हैं ना वेस्टर्न लोग कि स्मेल्टिंग इनको पता ही नहीं थी। अभी स्मेल्टिंग तो हमें सबसे पहले पता है, दुनिया में सबसे पहले स्मेल्टिंग हमने की थी चालकोलिथिक पीरियड में। आपको पता है कॉपर का स्मेल्टिंग सबसे पहले किन लोगों ने स्टार्ट किया, चालकोलिथिक पीपल ने स्टार्ट किया। अगर चालकोलिथिक पीपल अगर कॉपर को स्मेल्ट कर सकते हैं, तो फिर आयरन का जो स्मेल्टिंग है, मतलब आयरन स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी जो है, उसके 2000 साल बाद 3000 साल बाद तो इंडियंस को आने वाली है, लॉजिकल है ना। लेकिन फिर भी समझ लेते कि स्मेल्टिंग होती क्या है, कॉपर स्मेल्टिंग और आयरन स्मेल्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कुछ नहीं, सिर्फ टेम्परेचर का है। आयरन स्मेल्टिंग के लिए टेम्परेचर लगता है अराउंड 1500 टू 1600 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस लगता है। और अगर आपको कॉपर स्मेल्ट करना है तो उसके लिए टेम्परेचर लगता है अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब सीधा सीधा 500-600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। और ये ऐसा नहीं है कि 1600 डिग्री सेल्सियस मतलब 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने एक बार दे दिया मतलब दे दिया, नहीं, इसको आपको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए लगता है आपको फ्यूल, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लगता है। तो इसीलिए जो है ना, इसीलिए ऐसा माना जाता है, मतलब इनका ऐसा मानना था वेस्टर्न लोगों का कि ये भाई इंडियंस की बस की बात नहीं है। तो हो आपको अभी स्मेल्टिंग समझ में आएगा। स्मेल्टिंग क्या होता है, तो एक ओर होता है, जैसे सपोज कि आयरन है तो आयरन का ओर होगा और उससे हम आयरन निकालेंगे। आयरन जैसे कि सपोज कि संतरा है, संतरा आपने देखा, संतरा से हम क्या निकालेंगे, संतरे का जूस निकालेंगे। मैंगो से मैंगो जूस बनाएंगे, तो मैंगो हो गया ओर, और मैंगो का जूस मेटल, मतलब उससे बनने वाला एलिमेंट। तो जैसे कि आयरन है ना, तो आयरन का ओर होगा और उससे हमें आयरन मिलेगा। कॉपर का ओर होगा, उससे कॉपर मिलेगा, क्रूड फॉर्म में होता है ओर, और फिर उसको हम रिफाइन करके स्मेल्टिंग करके निकालते हैं। तो ये हो गया स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग उसी इसको कहते हैं जिसमें हम उसको हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, फायर करते हैं कॉन्स्टेंटली, उसको हमें जो है वो मतलब प्रोवाइड करना पड़ता है टेम्परेचर, ताकि वो जो है वो प्रोसेस चलती रहे, फिर उसमें से फ्लक्स वगैरह निकलता है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना आसान भी नहीं जितना मैंने आपको समझाया। तो देखो अभी ये तो हो गया स्मेल्टिंग वगैरह के बारे में। तो इनका ऐसा कहना था कि आयरन मेटलर्जी जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और इसलिए इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं हो सकती। मतलब कि वेस्टर्न लोग कर सकते हैं, इंडियन नहीं कर सकते, है ना, ऐसा इनका मानना था। तो इसको इनका ऐसा मानना था कि इसको सीखना पड़ता है, इसको एक्वायर करना पड़ता है थ्रू सम सोर्सेस। तो सवाल ये है कि वेस्टर्न लोगों ने कहाँ से एक्वायर किया था, इन्होंने तो कहीं ना कहीं से किया होगा, या फिर खुद से डेवलप किया होगा, तो फिर इंडियंस भी करेंगे ना। तो ये जो बिलीफ है इस कि भाई टेक्नोलॉजी काफ़ी इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं हो सकती, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, सीखनी पड़ती है, एक्वायर करनी पड़ती है। तो ये एजम्पशन है, इस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि आयरन जो इंडिया में या तो वेस्टर्न कॉन्टेक्ट के थ्रू आया था, या फिर आइडियाज़ की डिफ्यूजन हुई थी, या फिर पीपल माइग्रेट हुए थे। तो इनका कहना है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थ्योरी का। लेकिन ये जो थ्योरी है ना, रिसेंट स्टडीज़ के बेसिस पे पूरी तरीके से गलत साबित होती है, क्योंकि आर्क्यू मेटालॉजिकल या फिर रेडियोकार्बन डेटिंग के हिसाब से आपको ये पता चल रहा है कि जो आयरन का ओरिजिन जो है ना इंडिया में, इससे पहले ही स्टार्ट हुआ था। मतलब वेस्टर्न जो लोग बोल रहे हैं इनके पहले, ठीक है। तो अभी देखते हैं किस तरीके से। तो थ्योरी ऑफ इंडो आयरन ये भी देख लेते हैं, ये बकवास थ्योरी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रिवेलेंट बट मिसप्लेस्ड बिलीफ दैट आयरन टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इनटू सबकॉन्टिनेंट बाय इंडो आयरन। अभी ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेदों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेफरेंस आते आ रहे हैं मतलब आयरन के। जैसे
उसे वहाँ पे पता नहीं क्या कहा है, कायस्थ ऐसा कुछ तो भी नाम दिया है वेदों में। उस बेसिस पे बोला जाता है कि इंडो आर्यंस जो है ना, या फिर आर्यंस जो इन्होंने आयरन को लाया था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये थ्योरी है। इस थ्योरी के अगेंस्ट में आप बोल सकते हो कि आयरन उससे पहले का है। अभी हम देखेंगे जब इंडिजिनस ओरिजिन की थ्योरी देखेंगे ना, थ्योरी ऑफ इंडिजिनस ओरिजिन, तो आपको समझ में आएगा कि जो थ्योरी है ये दोनों थ्योरी गलत है। अभी देखते हैं हम किस तरीके से जो थर्ड थ्योरी ये वाली हमारी ग्रेजुअल एंड इंडिजिनस ओरिजिन, ये किस तरीके से सही है। और आयरन के आने से पहले भी आयरन जो था वो इंडिया में था। तो थ्योरी ऑफ इंडिजिनस ओरिजिन या फिर ग्रेजुअल ओरिजिन इंडिजिनस, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो जो रिसेंट हिस्टोरिकल रिसर्चर्स हैं उसने कंफर्म किया है बियॉन्ड एनी एलिमेंट ऑफ डाउट, मतलब कोई डाउट ही नहीं है अभी जो रिसेंट जो रिसर्च हुआ है उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये जो आयरन है ना ये इंडिजिनस ओरिजिन का है। और आयरन टेक्नोलॉजी भी इंडिया में डेवलप हुई थी। चक्रवर्ती का नाम आपने सुना होगा, हिस्टोरियन से, काफ़ी फेमस हिस्टोरियन से। तो इन्होंने एनालिसिस करके बताया कि कोई एविडेंसेस नहीं मिले जो कि ये बता सके कि आयरन टेक्नोलॉजी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिफ्यूज़ हुई थी फ्रॉम वेस्ट एशिया या फिर एनीवेयर एल्स, मतलब वेस्ट एशिया से या फिर वेस्टर्न कंट्रीज से। तो चक्रवर्ती का एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये पता चला। आपको ये नहीं पता करना है कि उसने क्या किया क्या नहीं, बस आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। इसे कहते हैं हिस्टोरी ऑफ। जीएस के आंसर और ऑप्शनल के आंसर में फ़र्क है कि आपको जीएस के आंसर में ऑथर्स का नाम नहीं लिखना है, हिस्टोरियंस का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको हिस्टोरियन का नाम लिखना है। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना हमारा वो हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर आएगा। हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ाने वाला हूँ। कमेंट आई थी कि हिस्टोरियोग्राफी बता दीजिए, तो हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ने वाला है। इवन जो आयरन का जो यूज़ है ना वो इंडिया में या फिर जो साउथ इंडिया में है, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया से पहले स्टार्ट हुआ था। तो ये हमें पता चल रहा है, मतलब यहाँ से आप क्या देखो, इस थ्योरी से आप बता सकते हो कि वेस्टर्न, इस पॉइंट से आप बता सकते हो कि वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस वाली जो थ्योरी है वो गलत है। और इस पॉइंट से आप बता सकते हो कि आयरन ओरिजिन वाली थ्योरी गलत है, कि आयरन का जो यूज़ है ना वो साउथ इंडिया में पहले स्टार्ट हुआ था और बाद में नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो आयरन जो है वो तो बाद में आए थे, तो साउथ इंडिया में उससे पहले आयरन जो है वो आ चुका था। तो ये जो मेटल है ये दैट सीम्स टू एंटर द प्रोडक्टिव सिस्टम इन मोस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बाय 1000 BC। तो आप बोल सकते हो कि आयरन स्टार्ट हो रहा है 1000 BC के आसपास, क्योंकि आयरन कब स्टार्ट हुआ, जब आयरन का वाइड स्प्रेड यूज स्टार्ट हुआ। वाइड स्प्रेड मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में इसके इंप्लीमेंट्स आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे और काफ़ी रेंज जो है बढ़ चुकी है, रेंज भी बढ़ी और नंबर ऑफ इंप्लीमेंट भी बढ़े, और तब हम उसे बोलेंगे आयरन एज। और ये स्टार्ट होता है 1000 BC के आसपास। लेकिन आयरन की फर्स्ट जो आयरन मिला था सबसे पहले सॉरी, वो आपको देखने को मिला 2800 BC के आसपास। ब्लैक एंड रेड वाले पॉटरी का ये फेस था, फर्स्ट आयरन ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर इसका यूज जो बढ़ा है और 1000 BC में तो ये काफ़ी वाइडली प्रिविलेंट था। साउथ इंडिया में फर्स्ट आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो आपको न्यूलिथिक फेज के लास्ट में मिलेगा, मतलब न्यूलिथिक पीरियड के लास्ट फेज में। तो न्यूलिथिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ था 10,000 BC में, और लास्ट फेज आएगा 6 to 5000 BC में। मतलब कितना पहले स्टार्ट हुआ। और ये बोल रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया, मतलब इंडो आयरन वाले भी बोल रहे हैं और थ्योरी वाले और जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाले वो भी बोल रहे हैं। लेकिन हमें पता चला है कि न्यूलिथिक फेज में, न्यूलिथिक फेज के लास्ट फेज में साउथ इंडिया में आयरन सबसे पहले देखा गया था, मतलब आयरन ऑब्जेक्ट देखे गए थे। तो आयरन अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर स्मेल्टिंग उन्हें पता होगी ना, तभी तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तभी तो चीज़ें बनाएंगे आयरन से। स्मेल्टिंग के सिवा आप आयरन को स्मेल्ट करोगे और उससे फिर चीज़ें बनाओगे। तो स्मेल्टिंग तो इनको 6000 BC में पता थी। तो किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि वेस्टर्न लोगों ने इनको सिखाया या फिर आयरन लेके आए? तो दोनों थ्योरी गलत है, थर्ड थ्योरी जो सही है। वो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर वीडियोज़ को रिवाइंड करो फिर देखो। तो पॉसिबल रीज़न क्या थे, क्यों इन्होंने, जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन की, क्यों ब्रॉन्ज और कॉपर मतलब चल रहा था अच्छे से, फिर इतना तामझाम करके इतना हाई टेम्परेचर लाके, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी क्यों इन्होंने खोजी। कॉपर से तो मतलब काम जम रहा था, 1000 BC पे उसको स्मेल्ट कर रहे थे, सॉरी 1000 डिग्री सेल्सियस पे स्मेल्ट कर रहे थे। तो क्या रीज़न थे, क्या इम्पेटस था? सबसे पहला तो ये था कि आयरन माइनिंग जो है ना, इसका डेवलपमेंट, इसका एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ये रॉ मटेरियल के बेसिस पे होता है ना। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो है ना रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब आयरन ओर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए आयरन स्मेल्टिंग स्टार्ट हुई, एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। अभी क्यों, और कॉपर इसलिए उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि कॉपर जो है वाइडली अवेलेबल नहीं है, इतना वाइडली अवेलेबल नहीं जितना आयरन है, इसलिए कॉपर का यूज़ उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया। और कॉपर का ट्रेड वगैरह काफ़ी होता था, तो कॉपर का ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया, और इंडिया में इतने रिसोर्सेज भी नहीं कॉपर के जितने आयरन के, और इसीलिए आयरन जो है उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये एक रीज़न है कि कॉपर रिप्लेस हुआ आयरन से। और विद द यूज ऑफ आयरन, पीपल को, जो लोग थे ना, इनको पता चला कि आयरन से बने हुए जो चीज़ें होती है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है और हार्डर भी होती है देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो ये भी एक रीज़न है। तो दो रीज़न है, एक तो सबसे पहले कॉपर से ज़्यादा आयरन मिलता है, रॉ मटेरियल ज़्यादा है, और दूसरा जो इससे बनी हुई चीज़ें होती है, इंप्लीमेंट्स वगैरह, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। तो दो रीज़न आप बता सकते हो पॉसिबल रीज़न के लिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आयरन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी थेरीज है। तो हमें पता है कि जो है ना आयरन, कभी भी कोई टेक्नोलॉजी का इमर्ज होना,
जैसे आयरन का इमर्ज होना, आयरन का पता लगना, फिर उसका यूज़ होना और उसको मैच्योर होने में वक्त लगता है, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप होने में वक्त लगता है, फिर उसका इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें अलग अलग है, उसको वक्त लगता है। सोसाइटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी लेट पता चलता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो आयरन है इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में सेकंड मिलेनियम बीसी में आ चुका था, लेकिन उसका जो वाइड स्प्रेड यूज़ है ना वो फर्स्ट मिलेनियम बीसी में स्टार्ट हुआ। लेकिन मतलब कि देखो क्या हो रहा है कि इमर्ज हुआ कब, 2000 बीसी के आसपास, मतलब उससे भी पहले न्यूलिथिक फेज के लास्ट में। लेकिन उसका जो वाइड स्प्रेड यूज है ना, मतलब मैच्योरेशन स्टेज कब आई, 1000 फर्स्ट मिलेनियम बीसी, मतलब 1000 साल, 1 से 2000 साल बाद। तो और फिर उसका इम्पैक्ट होने में वक्त लगेगा, है ना। तो आयरन इंडस्ट्री डेवलप कब हुई, 800 बीसी में। तो तीनों चीज़ों में फ़र्क है। सबसे पहले ओरिजिन में फ़र्क है, वक्त का यूज और मैच्योरेशन में फ़र्क है, और उसका इम्पैक्ट होने में तो वक्त लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भले ही आयरन का इस्तेमाल सबसे पहले, मतलब पहले स्टार्ट हुआ था, और कुछ लोग बोलते हैं कि जो आयरन का जो उसका जो ओरिजिन पता चला है, फिर आयरन स्मेल्टिंग, आयरन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई कि फिर उसका इम्पैक्ट साउथ इंडियन या फिर आयरन एज के ऊपर, आयरन एज मतलब मेगालिथिक कल्चर, उसके ऊपर इतना हुआ कि उनका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। तो मतलब ये सीधा सीधा बता रहे हैं। ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए डाला सबसे पहले क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि आयरन की खोज हुई और बस खोज हुई और उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि वहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया। तो ऐसा नहीं होता, आयरन की खोज हुई सीधा सीधा फिर सरप्लस एग्रीकल्चर हो गया, ये थ्योरी गलत है। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लैग है बिटवीन द इमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब होती है कोई भी टेक्नोलॉजी हो, फिर उसका यूज़, फिर उसका मैच्योरेशन और इसका इम्पैक्ट दिखने में काफ़ी वक्त लगता है। ठीक है, तो ये आपको अभी आगे समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट मैंने क्यों डाला है। तो अभी इतना समझो कि आयरन ये स्टार्ट होता है अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अराउंड 800 टू 500 बीसी। ऐसा नहीं कि आयरन की खोज हुई बस आयरन स्टार्ट हुआ, नहीं, उसके 2-3 हज़ार साल बाद आयरन स्टार्ट होता है। क्योंकि आयरन एज तब हम बोलेंगे जब उसका वाइड स्प्रेड यूज हो रहा है, उसके इंप्लीमेंट्स आपको ज़्यादा मिल रहे, स्कोप बढ़ गया, रेंज बढ़ गई, मतलब ज़्यादातर एरियाज में वो फैल चुके, तब उसे हम एज बोलेंगे। तो देयर हैज़ बीन डिकेड लॉन्ग डिबेट ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन, मतलब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले तो डीडी कौसम्बी का क्या कहना है, इसको सुन लेते। तो डीडी कौसम्बी ने सीधा सीधा बोल दिया कि आर्यंस जो है ना, ये आयरन की खोज में ईस्टवर्ड मूव हुए थे। हमने देखा, हिस्ट्री में पढ़ा है कि आर्यंस जो ईस्टवर्ड मूव हुए थे वो क्यों हुए थे। तो डीडी कौसम्बी का कहना है कि आयरन की खोज में, मतलब इसका कहना है कि आयरन जो साउथ, मतलब सिर्फ साउथ बिहार में मिलता था, ऐसा नहीं है। आयरन पूरी इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, पूरी इंडिया में इसके माइंस हैं। तो ये जो थ्योरी है ये गलत है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए नहीं, क्योंकि आयरन जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वाइडर रीजन में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो सिर्फ ईस्टवर्ड मूव होंगे आयरन के लिए, इतने पागल तो लोग नहीं थे। बिसाइड द आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ आयरन आर्टिफैक्ट्स एट अत्राजिनखेरा पॉइंट्स दैट आयरन बिलोंग्स टू हिल्स बिटवीन द ग्वालियर एंड, देखो अभी इसका सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या कहना है इसका, ये एक सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि आर्यन जो है वो आयरन की खोज में ईस्टवर्ड मूव हुए थे। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो मगधन एम्पायर जो डेवलप हुआ था ना, ये इसलिए हुआ था क्योंकि आयरन का, मतलब आयरन इम्प्लीमेंट्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, इन्होंने जो आयरन यूज़ किया था मगधन एम्पायर फिर महाजनपद वालों ने, इसकी स्टडी करने के बाद हमें पता चला है कि ये जो आयरन जो इन्होंने यूज़ किया था वो आगरा और ग्वालियर के बीच में जो हिल्स है ना, वहाँ से लाया गया था, ना कि बिहार से। तो कौसम्बी के दोनों जो आर्गूमेंट है वो गलत है। एक तो उन्होंने कहा था कि ईस्टवर्ड मूवमेंट हुई कि आर्यंस ने फॉर द इन सर्च ऑफ आयरन, तो ये गलत हो गया इस बेसिस पे, क्योंकि जो आयरन था वो पूरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो फिर वो ईस्टवर्ड ही क्यों मूव करेंगे। और दूसरा कि मगधन एम्पायर जैसा एम्पायर जो आयरन की वजह से डेवलप हुआ था, एक रीज़न था हुआ था, लेकिन वो बिहार का आयरन होगा ऐसा जरूर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वो आयरन जो है वो आगरा और ग्वालियर से लाया गया, मतलब इनकी हिल्स में से आया गया। तो डीडी कौसम्बी की जो थ्योरी है वो भी थोड़ी, मतलब यहाँ पे रॉन्ग साबित होती है। फिर आर एस शर्मा क्या कहना है, आर एस शर्मा सीधा सीधा कह रहा है कि जो आयरन है ना, आयरन एक्सेस, इसका रोल है इन क्लियरिंग द फॉरेस्ट लैंड ऑफ गंगा वैली, और जिससे कि कल्टिवेशन जो काफ़ी बड़ा और फिर सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, मतलब एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, और जिसकी वजह से फिर अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। इसने तो बहुत आगे चला गया। आर एस शर्मा ने कहा कि सीधा सीधा सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था ना। सेकंड अर्बनाइजेशन मतलब जब महाजनपद के जो पीरियड है ना तब स्टार्ट हुआ था, महाजनपद के पीरियड के दौरान मगधन वगैरह एम्पायर के बाद सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो सेकंड अर्बनाइजेशन के लिए और एग्रीकल्चर सरप्लस के लिए सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल आयरन है, इसका आर एस शर्मा का कहना है। लेकिन आर एस शर्मा की थ्योरी ये फिर से गलत हो जाती है। और इसने ये भी कहा था कि जो रिलीजन जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो डेवलप हुए ना, वो एक तरह की रिएक्शन थी जो कि चेंजिंग सोशो कल्चरल या फिर सोशो इकोनॉमिक जो सर्कमस्टांसेस जो बदल रहे थे, सोशो इकोनॉमिक जो चेंजेस हो रहे थे, और वो आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे थे, और इसी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप हुआ। 3 पॉइंट आर एस शर्मा ने दे दिए, फिर से समझते हैं इनको
थोड़ा आज कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन मतलब मैं थोड़ा गर्मी वगैरह की वजह से थोड़ा आज माइंड जो काम नहीं कर रहा। तो आर एस शर्मा का क्या कहना है? सबसे पहले तो इसने कहा कि आयरन का इस्तेमाल किया गया है लैंड को क्लियर करने के लिए, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, जिसकी वजह से कल्टिवेशन जो है बढ़ा है, मतलब एरिया बढ़ा। फिर एरिया बढ़ा तो एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, और एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो फिर अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगा। वो किस तरीके से होगा, ये जब हमने हड़प्पन कल्चर को डिस्कस किया तब मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से किस तरीके से अर्बन सिविलाइजेशन बनती है। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ। और इसने ये भी कहा था कि जो सोशो कल्चरल या फिर सोशो इकोनॉमिक जो चेंजेस हुए थे आयरन की वजह से, आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे कि एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, फिर अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, और इसी वजह से फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म जो डेवलप हुई, इसका आर एस शर्मा का कहना है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज है इसकी थ्योरी में, इसके हाइपोथेसिस में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज है। जैसे कि ये घोष और निरंजन राय का ऐसा कहना है कि जो फॉरेस्ट जो है ना, जो फॉरेस्ट गंगा वैली का जो क्लियर किया गया वो बर्निंग से भी क्लियर किया जा सकता है। मतलब इतनी क्या मेहनत करेंगे कि एक आयरन से बने हुए एक्सेस लेंगे और बस करते रहेंगे, कितना वक्त लगेगा? सीधा सीधा वो बर्न नहीं कर देंगे, बर्न कर सकते हैं ना, जला सकते हैं। तो ये जो इसकी थ्योरी है आर एस शर्मा की, इसके लिए कोई आर्कोलॉजिकल डेटा भी अवेलेबल नहीं है, ये भी एक दिक्कत है। मक्खन लाल ने यहाँ तक कह दिया कि शर्मा ने जो थ्योरी दी है वो टोटली मिथ है। क्यों? क्योंकि इसका ऐसा कहना है कि देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन फ्रॉम PGW टू NBW फेज, मतलब पेंटेड ग्रेवर फेज से लेकर नॉर्दर्न ब्लैक फेज है ना, यहाँ पे आपको ज़्यादातर आयरन का जो यूज है वो बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब PGW पेंटेड ग्रेवियर जो कल्चर है ये स्टार्ट हुआ तब से लेके नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर कल्चर का जो फेज है ना, 1000 साल का कार्यकाल था, इसके बीच में आयरन का इस्तेमाल बढ़ा नहीं है, ऐसा मक्खन लाल का कहना है। इसने सबसे पहले तो शर्मा की थ्योरी को मिथ बोल दिया, लेकिन खुद की थ्योरी दी जिसमें ये कह रहा है कि आयरन के इम्प्लीमेंट्स का यूज बढ़ा नहीं है फ्रॉम PGW टू NPW फेज। और ये जो थे इसकी ये भी नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजी इसको सपोर्ट नहीं, आयरन जो है ना ये बढ़े है, आयरन की इम्प्लीमेंट बढ़े PGW से लेके NBPW फेज में। अभी ये जो फेज है ना ये क्या था, कहाँ से लेके कहाँ तक था? PGW जो फेज है ये है ना, अभी देखो जो PGW कल्चर है, PGW मतलब पेंटेड ग्रेवर कल्चर, ये वो स्टार्ट हुआ था 1200 के आसपास, 1200 BC में, और चला था 600 BC तक। और जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर जो कल्चर है ये स्टार्ट होता है महाजनपद पीरियड्स के साथ साथ, मतलब कि पेंटेड ग्रेवर जो कल्चर है वो स्टार्ट हो रहा है 1200 में, और NPW फेज स्टार्ट हो रहा है 600-700 में। तो जो 600-700 साल का वक्त है, इस पीरियड में मक्खन लाल का कहना है कि आयरन के इम्प्लीमेंट जो है नहीं बढ़े हैं, लेकिन बढ़े हैं, ऐसा आर्कियोलॉजी कहना है। तो मक्खन लाल की थ्योरी गलत। आयरन टेक्नोलॉजी जो है ना दैट इज नॉट प्री रिक्विजिट, इसका कहना है मक्खन लाल का कि एग्रीकल्चर सरप्लस के लिए आयरन टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रॉन्ज एज में भी तो एग्रीकल्चर सरप्लस था और काफ़ी ज़्यादा सरप्लस था, और अर्बनाइज सिविलाइजेशन भी थी, तो क्या वहाँ पे आयरन था? नहीं। तो ये थ्योरी थोड़ी बहुत चाहिए मक्खन लाल के सेकंड वाला पॉइंट, कि ये कह रहा है कि अर्बनाइजेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर सरप्लस के लिए आयरन टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास भी कहाँ आयरन था? आयरन नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग एग्रीकल्चर को सरप्लस, मतलब एग्रीकल्चर सरप्लस था उनका, और अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी। और बिहार और की माइन जो है ना वो उस वक्त जो यूज़ हुई ही नहीं थी, ये मक्खन लाल का कहना है। तो ये मक्खन लाल की थ्योरीज है। आगे देख लेते क्या है, आगे हमें देखना है कंक्लूजन। अभी इन चीज़ों को, इनकी डिबेट को हम कंक्लूड कर किस तरीके से कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल जो डेटा है ना इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि आयरन टेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट हुई थी इन सम पार्ट्स ऑफ गंगा वैली अराउंड 2 मिलेनियम BC में। मतलब वही जो मैंने बोला था अभी 2000 BC के आसपास आपको गंगा वैली में आयरन की टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिलेगी कि स्टार्ट हुई थी। और अर्लियर जो आयरन आर्टिफैक्ट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे ब्लैक एंड रेड वेयर या फिर पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर में। पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर मतलब 1200 BC के आसपास। द यूज ऑफ आयरन एंड इट्स इम्पैक्ट ग्रेजुअली इंक्रीज देयर आफ्टर। जैसे कि मक्खन लाल ने कहा कि पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर कल्चर के बीच में का जो समय था तब आयरन इम्प्लीमेंट नहीं बढ़े, लेकिन वो गलत है, क्योंकि आर्कियोलॉजी बोल रही है कि बढ़े हैं, क्योंकि इंक्रीज हुई है ओवर सेंचुरीज एज इट इज रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज इन नंबर एंड रेंज ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर कल्चर। मतलब PWG से लेकर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर कल्चर तक आने में, मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर कल्चर जो जब तक आया तब तक आपका जो आयरन वगैरह जो है वो बढ़ा था, आयरन इम्प्लीमेंट बढ़े थे। तो मक्खन लाल की थ्योरी गलत साबित होती। मैसिव डिफॉरेस्टेशन जो हुआ था गंगा वैली में और जो सब कॉन्टिनेंट में, वो एक्चुअली कॉलोनियल एरा में हुआ था, ऐसा विलियम्स का कहना है। तो एग्रीकल्चर का जो एक्सपांशन हुआ था ना इससे पहले के पीरियड में, उसमें थोड़े बहुत अमाउंट में लैंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि आर एस शर्मा ने कहा था काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे लैंड क्लियर हुआ था, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत हुए थे, लेकिन लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो है ना वो
फॉरेस्ट एरिया था और फिर बाद में कॉलोनी एरिया में ब्रिटिशों ने उसको फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उधम मचाया था, पूरा का पूरा जंगल जो साफ कर दिया था गंगा वैली का, और इसीलिए गंगा वैली में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन आज देखने को मिलता है आपको। और साउथ में जो आयरन आया था, आयरन का जो इस्तेमाल हुआ था, उससे ज़्यादा कुछ सोशो इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है। रजन गुरुक्कल ये भी बता दें कि आयरन जो प्लक्सर थे ना वो रिस्ट्रिक्टेड थे वेस्टर्न वेटलैंड एरिया तक ही। तो आर्य शर्मा का ऐसा कहना है कि आयरन से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सरप्लस किया, तो ये रजन गुरुकुल के बेसिस पे बोल सकते हो कि नहीं, ये सिर्फ वेटलैंड एरियाज तक ही सीमित थे आयरन के इम्प्लीमेंट्स। इसका ये भी कहना है कि भले ही साउथ इंडिया के लोगों को इसका नॉलेज था आयरन टेक्नोलॉजी का, लेकिन इन्होंने इस आयरन टेक्नोलॉजी के नॉलेज को फुल कैपेसिटी में यूज़ नहीं किया फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बाकी उसके बाद फिर आयरन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है हुआ है। तो ये आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हो, ये था हमारा आयरन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट वगैरह किस तरीके से हुआ था। अभी यहाँ पे हमारा मेगालिथिक कल्चर खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, कंक्लूड हो रहा है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको खुद को करने पड़ेंगे, जिसमें ब्लैक ऑन रेडवेयर पॉटरी क्या होती है, किस चीज़ की है, ऑक्रा कलर्ड पॉटरी क्या होती है, किस चीज़ की है, सिमेटेरियस कल्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, पोस्ट हड़प्पन फेज में मैंने इसको बताया था, तो ये आपको नहीं करना है, ये हमने कर लिया है। ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी क्या होती है, कहाँ पे पाई जाती थी, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी क्या होती है, कहाँ पे पाई जाती थी, नॉर्दर्न बैक पॉलिशवेयर पॉटरी कहाँ पे होती है, कहाँ पे पाई, ये आपको खुद को करना है, आप करो। आपको कोई यहाँ पे मतलब कोई इश्यूज़ है, कुछ अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर एक लेक्चर लेके आऊँगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन ये रेफरेंस जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, अगर आप उपिंदर सिंह पढ़ोगे तो काफ़ी बार इसका जो है वो यहाँ पे रेफरेंस आता है कि नॉर्दर्न बैक पॉलिशवेयर पॉटरी थी या फिर वो फेस था, तो क्या फेस था, कहाँ का था, आपको पता होना। जैसे कि ब्लैक ऑन रेडवेयर जो है ना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये पॉटरी यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी का यहाँ पे अगर जिक्र आया तो आपको क्लिक होना चाहिए कि वो हड़प्पन पॉटरी है। अगर ब्लैक एंड रेडवेयर यहाँ पे एंड है, यहाँ पे ऑन है, तो ये जो है ना, ये उसके बाद का फेज है। पेंटेड ग्रेवेयर 1200 BC के आसपास का, और नॉर्दर्न जो है महाजनपद के आसपास का पीरियड है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे रेफरेंसेस आते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पे रेफरेंस आया ना, कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे PWG का रेफरेंस आया, ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस आया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड अगर ये बोल रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ था आयरन इम्प्लीमेंट्स में, तो ये कौन सा पीरियड है। PWG मतलब 1200 BC के आसपास स्टार्ट हो रहा है, और NBW जो है वो मतलब महाजनपद पीरियड। तो आपको अगर पता है तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आपको इतना पढ़ना होगा, गूगल कर लो, सिंपली पता चल जाएगा एक कल्चर के बारे में। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं, मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप खुद करोगे या फिर आपको रेडीमेड वीडियो चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 4th टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, 4 टॉपिक अब तक हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा 5th टॉपिक आर्यंस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है अभी हिस्ट्री ऑप्शन के आगे के लेक्चर्स में, क्योंकि यहाँ से अभी अब तो काफ़ी बोरिंग था जो हिस्ट्री था अभी तक का, यहाँ से जो आगे हिस्ट्री होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आर्यन एज मतलब जो वैदिक पीरियड है, फिर उसके बाद महाजनपद, तो काफ़ी मज़ेदार हिस्ट्री अभी यहाँ से हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर डिस्कशन। पढ़ते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, थैंक यू फॉर